सो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग क्लास को आज स्टार्ट करेंगे, तो हमारे क्लास में ये मेजर टॉपिक्स होंगे जिनको डील करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो होगा ये सब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड्स, जेई, नीट सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं कि पहला जो टॉपिक आज बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, और दूसरा जो बात करेंगे वो मीटर ब्रिज, ठीक है। कोशिश करेंगे हम लोग की पोटेंशियोमीटर में एंटर कर पाए, बट आई फाइंड इट डिफिकल्ट, ठीक है। बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम पोटेंशियोमीटर में भी एंटर कर जाएं, और हर टॉपिक को विद प्रॉब्लम सॉल्विंग करते चलेंगे, ताकि टॉपिक के साथ क्वेश्चंस भी अपने क्लियर होते चले। क्लियर है? तो क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार बता दो, मुझे सबको आवाज आ रही है क्या? क्लियर ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या सबको? इज ऑडियो एंड वीडियो क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे अभी। आई एम चेकिंग द पोल रिजल्ट। बहुत अच्छा, गेटिंग मेजॉरिटी की नहीं समझ दिखाई दे रहा है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके चलो, एंडिंग द पोल सबने कहा है, ऑलमोस्ट सबको दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। सो मैं थोड़े अलग सेटअप से क्लास ले रहा हूं, ठीक है। मैं पटना से क्लास ले रहा हूं, तो माइट भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना। खैर, मूविंग एड, आगे बढ़ते हुए, तो सबसे पहला जो चीज आता है अपना, वो आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इसको हम लोग 4 टर्मिनल नेटवर्क भी कहते हैं। 4 टर्मिनल नेटवर्क, नए नजरिए से पढ़ रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को। 4 टर्मिनल नेटवर्क। तो सबसे पहले अगर कभी मैं आज से आपको कोई डिवाइस के बारे में बताऊं, तो सबसे पहला आपका जो सवाल होना चाहिए कि इसका डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसका? पहला पार्ट डेफिनेशन अगर इसका बोले तो सिंपल सा होता है, ठीक है। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 5 रेजिस्टेंसेस connected at 4 terminals, connected at between 4 terminals, and used to calculate resistance और used to measure resistance। यानी कुछ नहीं, एक रेजिस्टेंस मेजर करने की डिवाइस है। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आपसे कोई पूछता है तो आप सिंपल बोलो इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स रेजिस्टेंस, और कुछ नहीं है इसका। क्लियर है? क्लियर है सबको? ये डेफिनेशन क्लियर है सबको? चलो एक सेकेंड, चलो डेफिनेशन तो हो गया कि चलो एक डिवाइस है। अगला जो पार्ट आता है इसका प्रिंसिपल क्या है। हर डिवाइस में सबसे पहला इसका डेफिनेशन होता है, तो दूसरा इसका प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। इसका प्रिंसिपल यही है कि 2 इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और ये बहुत नॉर्मल सी बात है भाई। एक ही पोटेंशियल के 2 पॉइंट्स के बीच अगर पोटेंशियल सेम हो जाए, तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो क्यों, उनके बीच करंट ही क्यों होगा, ये तो आप पहले से जानते हो। तो सिंपल अगर ऐसा कोई प्रिंसिपल आपको बोलता है, तो इसका प्रिंसिपल होता है नो करंट will flow between 2 points at same potential। बहुत सिंपल सी बात है, at same potential। मतलब कि सिंपल सी बात है कि अगर 2 पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम हो जाए, उस केस में हम कहते हैं कि कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब आते हैं प्रिंसिपल के बाद इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। हर डिवाइस का प्रिंसिपल के बाद आता है कि इससे कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। हम कंस्ट्रक्शन को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखना एक बार, क्योंकि मैं आज ही इसको तुरंत एक क्वेश्चन में भी यूज करूंगा। किसी का आवाज अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लें। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मोहित, मैं आवाज म्यूट कर दे रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो हमने क्या लिया, एक रेजिस्टेंस लिया, सबको दिख रहा है बोर्ड, ठीक है। हमने क्या लिया, सबसे पहले ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। क्लियर है? R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है।
ये कोई अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस है, सिंपल याद रखिएगा, ये एक अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं ये आपका कुछ वेरिएबल रेजिस्टेंस है, या किसी एक को ले लो वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, R1 क्या है? नोन रेजिस्टेंस। क्लियर है? मतलब एक नोन रख दो, एक अननोन रख दो, एक वेरिएबल रख दो। क्लियर है? इसका ये कंस्ट्रक्शन है। और बीच में एक R5 लगा लेते हैं, बीच में एक R5 लगा लेते हैं और एक गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं। ठीक है, और इधर बैटरी। मुझे लगता है कि आप लोग साथ साथ लिखते चलो, तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करो तो सब लोग। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है। मैं कंस्ट्रक्शन बहुत साफ साफ बना रहा हूं। एक नोन है, अननोन है, इसी को कैलकुलेट करना है। एक्चुअल में इसी को कैलकुलेट करना है। R2 भी फिक्स रेजिस्टेंस है और ये R3 जो है वेरिएबल है। एक्चुअली यही रेजिस्टेंस ट्यूनिंग के लिए काम आता है। ट्यूनिंग का मतलब कि हम कैसे बैलेंस बनाएं, इसको कैसे इसमें करंट को फ्लो को रोकें। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्लियर है? इसके जगह अपन रियोस्टैट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सुरुचि मैं नोट्स दूंगा, लेकिन आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा अगर आप लिखते नहीं चलते हो तो। ठीक है, तो अपने पास कंस्ट्रक्शन आ चुका है। अगला पॉइंट आता है इसका वर्किंग। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसका वर्किंग। देखते हैं इसके वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वर्किंग समझ में आ गया तो कुछ नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस का सेटअप है। ठीक है, R1, R2, R3, R4 चारों रेजिस्टेंस है। हमारे कंट्रोल में कौन सा रेजिस्टेंस है? हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, वो है R3। तो हम अपने R3 को चेंज करते हैं, वेरी करवाते हैं। और वेरी ऐसा कराते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है कि इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। क्लियर है? गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हो जाती है और उसी कंडीशन को कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या सबको समझ में आया? क्या हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज तो नॉर्मल हो गया, लेकिन हम R3 को इस तरीके से चेंज करते हैं कि एट सम पॉइंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट क्या हो जाता है? जीरो। और इसको कहते हैं हम लोग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। क्लियर है? अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे आता है उसका डेरिवेशन भी करते हैं हम लोग। ठीक है, उसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं, कब आएगा? ठीक है, तो अगला पार्ट वो था वर्किंग। वर्किंग को ध्यान से देखिएगा सब लोग, कोई दिक्कत हो पूछिएगा मेरे से। मिली अगर आप हैं तो आपने क्वेश्चन पूछा था इस पे। ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछा था, वो भी यहां पे डील हो जाएगा। देखते हैं, सबको दिख रहा है बोर्ड? हाँ, क्या है, कौन वेरिएबल है कौन वेरिएबल नहीं है? सिंपल में लिखता हूं, R1, R2, R3, R4, R5, सिंपल। ठीक है, ये अपना बैटरी है। ठीक है, याद रखिएगा ये एक 4 रेजिस्टेंस का नेटवर्क है, इसको याद रखिएगा। ये 4 टर्मिनल्स का नेटवर्क है। ठीक है, 4 टर्मिनल नेटवर्क। ठीक है, जिसके 2 टर्मिनल्स के बीच बैटरी लगा है और 2 टर्मिनल्स के बीच एक रेजिस्टेंस लगा है, ये याद रखना है। 2 टर्मिनल के बीच बैटरी और 2 टर्मिनल के बीच एक रेजिस्टेंस एंड गैल्वेनोमीटर लगा है, इसी को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। खैर, हम लोग अपने काम की बात पे बढ़ते हैं, क्योंकि फालतू बातें करने से अच्छा है कि अपन शुरू करते हैं। मेरा कोई बोलता है ना कि इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाओ, मैं लगा देता हूं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ लगाना कौन सी बड़ी बात है? मैं सिंपल सा किरचॉफ्स लॉ लगाने के लिए सबसे जो पहला काम होता है वो क्या होता है? आई लूंगा करंट बैटरी से। मान लो यहां पे करंट आया, तो करंट के पास कितने ऑप्शन है? तो करंट के पास एक ऑप्शन है ये I1, तो बचा इधर कितना आएगा? I माइनस I1। क्लियर है क्या सबको? I1 तो I माइनस I1। अब यहां पे जाएंगे तो अपने पास कितना होगा? मान लेते हैं कि इधर निकल गया I2, तो बचा इधर कितना है? इधर कितना गया? I1 माइनस I2। सबको क्लियर है क्या? सीधा सीधा करंट का डिवीजन कर दिया। ये I माइनस I1 यहां आया, ये I2 आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, दोनों मिलके क्या बन गया?
क्लियर है? हर वायर में क्या करंट ड्रॉ हो गया? से यस इफ अंडरस्टूड। मैं कह रहा हूं क्या ये किरचॉफ्स का करंट लॉ सबको समझ में आया क्या? सबको किरचॉफ्स करंट लॉ में समझ में आया क्या? अगर ये समझ में आ गया, हम तुरंत ही क्वेश्चन को पूरी तरह सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर किरचॉफ्स करंट लॉ समझ में आ गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब किरचॉफ्स करंट लॉ समझ में आ गया तो मैं क्या करता हूं, अगला स्टेप याद करो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था? मिली, जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, इफ यू आर देयर, ठीक है, तो आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा था वो क्या था? वो कुछ यही था ना कि आपका एक करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ, लूप बन गए। मैं एक काम करता हूं, मैं डिफरेंट डिफरेंट लूप्स में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाता हूं। केसीएल तो लगा दिया, अप्लाइड केसीएल, अब केवीएल लगाते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो बी सी एफ बी बहुत सिंपल है। इन लूप बी सी एफ बी, देखते हैं इन लूप बी सी एफ बी। शुरू करते हैं, यहां शुरू करते हैं। क्या होगा? पहला होगा माइनस I1 इंटू R1 माइनस I1 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2 प्लस I माइनस I1 इंटू I माइनस I1 इंटू R2। थोड़ा देख लेते हैं एक सेकंड, ये R5 है, सॉरी, I2 इंटू R5 इक्वल्स टू 0। क्या ये सबको समझ में आया क्या? मैं बात कर रहा हूं इस लूप की, क्या सबको समझ में आया क्या? बी सी एफ बी, हमने क्या लगा दिया? केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या ये सबको समझ में आया क्या? इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछो, इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछो। ठीक है, क्लियर है सबको? सबको ये बात क्लियर है कि हमने पहले लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दिया, और क्यों ना यही काम दोबारा करते हैं। ठीक है, अब मैंने लूप ऐसे ले लिया है, सी एफ डी सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन लूप सी एफ डी सी, ठीक है, सी एफ डी सी में देखते हैं। सी से शुरू करते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस I2 इंटू R5, ऐसे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस I माइनस I1 प्लस I2 R3, इधर बढ़े, फिर इधर क्या हो जाएगा? प्लस I1 माइनस I2 R4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अपने पास दो लूप आ गए। अब मैं आप सबसे कहूंगा कि अगर बैलेंस्ड नहीं है तो क्वेश्चन यहीं से खत्म कर दें, क्वेश्चन यहीं से सॉल्व कर दें और सॉल्व कर ले, अपना आंसर निकाल लें, दो इक्वेशन बना करके। लेकिन अगर क्वेश्चन में बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहा है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो क्या करेंगे? लिखेंगे इन बैलेंस्ड कंडीशन, इन बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस कंडीशन होता क्या है? बैलेंस कंडीशन ये होता है कि आपका गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट क्या हो जाए? 0। यानी I2 इस केस में क्या हो जाए? इन बैलेंस कंडीशन क्या है? I2 इक्वल्स टू मस्ट बी इक्वल्स टू क्या? 0। इसके हिसाब से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं नल पॉइंट, ठीक है, या नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये I2 0, इसको कहते हैं नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। मतलब कि जब I2 0 हो जाएगा, उस केस को हम लोग कहते हैं कि यह नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है और इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्लियर है? गैल्वेनोमीटर में रीडिंग क्या शो कर रहा है? 0। ठीक है, तो अब जब I2 0 हो जाएगा तो क्यों ना दोनों इक्वेशन को देख लेते हैं। ये इक्वेशन 1 था मान लेते हैं और ये इक्वेशन 2 था। क्यों ना इक्वेशन 3 बनाते हैं? I2 0 है, देखते हैं। माइनस I1 R1 प्लस I माइनस I1 R2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या बन गया? I माइनस I1 इंटू R2 इक्वल्स टू I1 इंटू R1। क्यों ना इसको लिख लेते हैं I माइनस I1 बाई I1 इक्वल्स टू R1 बाई R2। चलो पहला क्लियर है।
सबको पहला क्लियर है, ये दिख रहा है सबको, I माइनस I1 बाई I1 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। अब ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 से बना है तो इसको इक्वेशन लिख लेते हैं 3। अब आते हैं इक्वेशन 4 की तरफ, ठीक है। अब इक्वेशन 4 की तरफ बात करते हैं। इक्वेशन 4 में क्या है, इक्वेशन 4 फिर से बनाते हैं, सब लोग बना सकते हो कि इक्वेशन 2 में हम I2 को क्या कर देंगे, 0। इक्वेशन 2 में अपना I2 क्या है, 0 है। तो देखते हैं इक्वेशन 2 में आपकी हालत क्या है, तो I2 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, क्या ऐसा बचेगा क्या, I माइनस I1 इंटू R3 प्लस I1 इंटू R4 इक्वल्स टू 0। क्लियर है क्या, तो क्या कुछ ऐसा बनेगा क्या, I1 इंटू R4 इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R3। तो क्या हम इससे कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, कि एक्चुअल में क्या बन रहा है, I माइनस I1 बाई I1 इक्वल्स टू R4 अपॉन R3। सब लोग क्या ये क्लियर है क्या, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन में आपका दोनों की इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो I2 बस 0 हो जाएगा, यानी इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्या दो इक्वेशन क्लियर है क्या, दैट इज R4 अपॉन R3। सब लोग को क्लियर है क्या, प्रत्युष सिंह R4 होगा ना, वहां R4 ही लिखा है, बिल्कुल R4 ही है वो, ठीक है, क्लियर है सबको। अब अपने पास दो इक्वेशन है, बहुत साफ साफ दिख रहा है कि हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या फाइनल कंडीशन मिलेगा, क्या बैलेंस कंडीशन, वो क्या मिलेगा, R1 बाई R2 इक्वल्स टू R4 बाई R3। वही वाली बात है, R1 बाई R2 इक्वल्स टू R4 अपॉन R3, या आप लिख सकते हो इसको R1 बाई R4 इक्वल्स टू R2 अपॉन R3। क्लियर है क्या, दैट इज द बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन, क्या सबको क्लियर है ये बात, क्या व्हीटस्टोन ब्रिज जो आपने पढ़ रखा है इसमें कुछ भी नया नहीं है, या बैलेंस कंडीशन आप जानते थे कि होता था, लेकिन उसके पीछे का रीजन नहीं पता था आपको कि क्यों लेते थे हम लोग सिंपल कह देते थे चलो होगा R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4 टाइप फिगर देख करके। इस केस में आप बोलते हैं R1 बाई R4 इक्वल्स टू R2 बाई R3 और वो बैलेंस होगा, क्यों, ये रीजन है उसका, और यही है व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन जो आपके दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। एक डिवाइस में सबसे पहला शुरुआत डेफिनेशन से होता है, फिर प्रिंसिपल से होता है, फिर कंस्ट्रक्शन होता है, फिर थ्योरी होती है या वर्किंग होता है। सबको आ गया समझ में क्या। मिताली इज आस्किंग सर I2 0 कैसे होगा, ठीक है मिताली, देखते हैं I2 0 क्या होगा। हम अपना एक्सपेरिमेंट समझते हैं क्या कर रहे हैं। हमारे पास ये रेजिस्टेंस जो R3 है ना, वो कंट्रोल में हमारे है, हम उसको ना घुमा रहे हैं, रोल कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और इसमें चेंज जैसे ही कर रहे हैं ना, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग भी चेंज हो रही होगी, ऑब्वियसली पूरे सर्किट का करंट चेंज होगा। तो हमने क्या किया कि एक ऐसा वक्त लेके आए, ऐसे करंट पे हमने बैलेंस किया जिसपे गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट का डिफ्लेक्शन है वो 0 हो गया, यानी इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं कर रहा है। ऐसा कब होगा, जब किसी वायर में कोई करंट पास ही ना करे। ये तभी होगा जब C का पोटेंशियल F के पोटेंशियल के इक्वल हो जाए, पोटेंशियल ऑफ C इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ F, और इक्वल पोटेंशियल के बीच में क्या कभी करंट का फ्लो होता है क्या मिताली, मिताली आया समझ में क्या, अदर्स सबको आया समझ में क्या। ये है आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, सबको क्लियर है क्या। मुझे लगता है कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सबको अगर समझ में आ गया है, आपको क्वेश्चन में इतनी दिक्कत नहीं आती है। आपको भी पता है कि बीच वाला रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं होता है, ऊपर वाले दोनों सीरीज में आ जाते हैं, नीचे वाले दोनों सीरीज में आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन तो समझ बन ही जाता है आपसे, ठीक है। आप मिताली मिली आप पूछ रहे हो, मिली ये करंट वाला बता दीजिए, करंट वाला मिली, अच्छा ठीक है मिली, मैं बता रहा हूं 0 क्यों है। मैं कह रहा हूं मिली कि हमने क्या किया, ये रेजिस्टेंस को ना रेगुलेट किया, ठीक है, ट्यूनिंग की इसकी, ऐसा ट्यूनिंग किया कि गैल्वेनोमीटर का करंट क्या हो गया 0, रीडिंग ऐसा आया गैल्वेनोमीटर में कोई करंट शो नहीं कर रहा है। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि एक सर्किट में एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट पास नहीं कर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है।
तो जरूर कोई करंट नहीं पास कर रहा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? जीरो। अगर आप खुद निकालो करंट नहीं है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो होगा। बैटरी तो है नहीं कुछ भी। तो जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि सी का और डी एफ का दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया? डिफरेंस जीरो का मतलब क्या है? ठीक है, क्लियर है क्या? सबको आया समझ में? ठीक है, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, अभी देखते हैं। ठीक है, ये सबको समझ में आ चुका है? मुझे लगता है 20 सबको समझ में आ चुका होगा। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझेंगे। और मैं बहुत बेसिक बीट्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी। ठीक है, मुझे लगता है सबको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। टाइम बिना बर्बाद की जल्दी निकालो। पहला चेक करो ये क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर है तो क्या ये बैलेंस भी है? जल्दी। ग्रेट, एक आंसर आ चुका है। मैं स्टिल थोड़ा वेट कर रहा हूं अभी। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स। जल्दी, अभी सिर्फ 7-8 रिप्लाईज आए हैं। आई वॉन्ट मोर। चलो, अभी मेरे पास नहीं 7-8 भी नहीं, सिर्फ 5-6 एक्टिव रिप्लाई आए हैं। और आंसर बिल्कुल सही है। करंट का निकालना है प्रत्युष, सिंपल आर इक्विवेलेंट निकालना है, जल्दी से निकाल लो। सब लोग, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है? मिताली बिल्कुल सही है, अभिनव बिल्कुल सही है। मुझे लगता है सबका आंसर सेम ही आ रहा है। व्हाई नॉट चेक दिस? ठीक है, देखो मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता हूं। ठीक, सिंपल। किसी को दिक्कत है तो बताओ। सिंपल, ये क्या बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है? पहले सवाल। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का देखने का मतलब है कि क्या क्या रेजिस्टेंसेस प्रोपोर्शनल हैं। अगर रेजिस्टेंसेस प्रोपोर्शनल हैं, जैसे कि 10/6 इक्वल टू 5/3 होगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। 10/6 इक्वल्स टू 5/3। ऊपर के दोनों रेशियो में है, नीचे वाले दोनों भी रेशियो में है। तो 10/6 इक्वल्स टू 5/3 होगा। तो सिंपल क्या है, ये तो पहले बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है मतलब बीच का रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं है। यानी जो 20 ओम है वो इररेलेवेंट है। अब ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए सीरीज में? 10+6 कितना हो जाएगा? 16। 5+3 कितना हो जाएगा? 8। अब 16 और 8 पैरेलल में, सिंपल सी देखो। मैं आपको 10 लिख देता हूं, 6 लिख देता हूं, मैं नीचे लिख देता हूं 5 3। ठीक है, सब लोग देख लीजिए जल्दी से, जिनको भी दिक्कत हुई है वो देख लीजिए एक बार। ठीक है, आपको अब ये बीच में रेजिस्टेंस किसी काम का है ही नहीं क्योंकि बैलेंस कंडीशन है। तब तो हो गया ना, 10-6 सीरीज में और 5-3-8 पैरेलल, 16 और 8 पैरेलल में है। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/16। एलसीएम कितना होगा? 16। 2 + 1। आर इक्विवेलेंट कितना होगा? 16/3 ओम। क्या सबको क्लियर है? चलो खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने लायक नहीं क्वेश्चन है ये। ठीक है, मूविंग अहेड। चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी से।
ये मैं चाहता हूं सब लोग बनाएं। अब इसमें एक दिक्कत आ सकती है कि आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये पी क्यू आर और एस दिया हुआ है, तो ये पी क्यू आर एस है कहां पे? ठीक है, मैं आपको फिगर बना देता हूं, आप बोर्ड पे देख लेना एक बार। ठीक है, आप बोर्ड पे देख लेना। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। क्लियर है? P Q R S। चलो जल्दी से। और कुछ नहीं लगा है, बीच में कुछ भी लगा लो, गैल्वेनोमीटर लगा लो। ये फिगर है इसका। चलिए सॉल्व कीजिए। किसी का आवाज फिर से अनम्यूट है। चलिए जल्दी। व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है आपको। मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया है। पिछले क्वेश्चन की बात करें प्रत्युष, सना 1/8 कैसे आया? सना क्वेश्चन मैं बता देता हूं। आपने क्वेश्चन पूछा है सना कि 1/8 कैसे आया। एक्चुअली 1/8 नहीं है, सिंपल समझो आप कि आपका रेजिस्टेंस नीचे कितना हो गया था, 5 और 3 सम था, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। दूसरा 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया। क्लियर है क्या सना, समझ में आया क्या? पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सना, मैं कह रहा हूं पिछले क्वेश्चन में। आप एक बार मैं बैठ जाता हूं, मुझे लगता है आई हो जस्ट होप कि बाकी लोगों ने इसको बना लिया होगा कम से कम। ठीक है, शुभांगी 26.4 देख लेते हैं शुभांगी। ठीक है, आप बात कर रहे हो इसकी। मैं कह रहा हूं सिंपल समझो कि आप अगर मैं थोड़ा इसको एनोशियस के साथ समझा दूं आपको। ठीक है, देखते हैं। आपका ये और ये दोनों क्या है, सीरीज में है। ठीक है, ये किसी काम का जब नहीं है आपका, ये किसी काम का भी नहीं है, तो ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो ये 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा क्या? ठीक है, और ये 5 और 3 कितना है, 8 हो जाएगा क्या? उसी तरीके से ये दोनों पैरेलल में, इनको सॉल्व कर लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है बहुत लोगों से। ठीक है, मैं चलो जल्दी, मुझे लगता है जल्दी क्वेश्चन करो आप लोग। ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिया है, पी क्यू आर एस आपको पता है। आपको बताना है कि कितना रेजिस्टेंस आप एस के पैरेलल में डालोगे कि आपका ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, कितना पैरेलल में डालोगे? ठीक है, खैर मैं तो सिंपल कह रहा हूं, पी अपना जल्दी देख लेते हैं। अपना पी यहां पे 9 ओम है, 9 ओम। क्यू अपना है 11 ओम। आर अपना है यहां पे 4 ओम। एस अपना है 6 ओम। एक बात तो तय है, ठीक है, एक बात तो तय है कि ये अभी तो बैलेंस नहीं है। ठीक है, अभी तो ये बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, हमें इसको बैलेंस बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये अभी बैलेंस नहीं है, हमें इसको बैलेंस बनाना है। तरीका क्या दिया है? तरीका दिया है कि यहां पे कुछ ना कुछ आपको पैरेलल लगाना पड़ेगा। लगाएंगे बाद में, पैरेलल हम लगाएंगे, लेकिन ये तो बताओ कि बैलेंस्ड होने के लिए हमको इसको कितना चाहिए। मान लेते हैं कुछ एक्स, मान लेते हैं कि हमको इसको बैलेंस बनाना है, तो यही कंट्रोल में तो सिर्फ यही है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो कितना यहां पे चाहिए, तो मान लेते हैं एक्स। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो क्या लिखेगा, पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस, इस फिगर से, क्योंकि हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, पी बाई क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस। अब पी बाई क्यू यानी कितना, 9/11 इक्वल्स टू आर 4/x। x कितना आया, 9x इक्वल्स टू 4
9x इक्वल्स टू 44, x इक्वल्स टू आया 44/9। बहुत क्लियर बात है कि ये पूरा रेजिस्टेंस 44/9 होना चाहिए। ऑप्शन में ये भी दिया है, जैसे ही गलती करने के पूरे चांसेस हैं आपके पास। ठीक है, 44/9 अपने को x चाहिए, यानी आर इक्विवेलेंट चाहिए दोनों में से। अब मेरे को ये नहीं पता कि हम कितना पैरेलल में लगाएंगे, तो एक है, देख लेते हैं, 6 है, और इसके पैरेलल में हमने लगा दिया कुछ y। हमें रिजल्टेंट इसका जो चाहिए वो कितना चाहिए, 44/9। सबको क्लियर है? हमें इसका रिजल्टेंट 44/9 चाहिए। ठीक है, कैसे निकलेगा देखते हैं। 1/r इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/y। क्लियर है? 1/6 आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 9/44 इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/y। देखते हैं 1/y इक्वल्स टू कितना होगा, 1/y होगा 9/44 माइनस 1/6। क्लियर है क्या? इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। कितना होगा ये? ठीक है, 44 है और ये 6 है, इसका एलसीएम कितना होगा, 88 नहीं 132, 27। ठीक है, और इसका कितना होगा 22 टाइम्स, तो क्या 1/y आ रहा है क्या, 5/132, यानी क्या y आ रहा है क्या, 132/5। बिल्कुल सही है, 26.4 आ रहा है आंसर। सबको क्लियर है क्या? शुभांगी बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। सबको क्लियर है? ये है आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह के दिए जा सकते हैं। आप व्हीटस्टोन ब्रिज को एक डिवाइस समझो पहले तो, डिवाइस जिसका काम है रेजिस्टेंस को मेजर करना, और इसमें एक रेजिस्टेंस ऐसा होता है जो आपके कंट्रोल में होता है। वो कौन सा, जनरली हम लोग यहीं पे उसको शो करते हैं, बट स्टिल जो भी दिया हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रत्यय बिल्कुल सही है। ठीक है, खुद से आंसर आएगा तो कॉन्फिडेंस भी आप ही को मिलेगा, मैं सॉल्व करूंगा, कॉन्फिडेंस मुझे मिलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं अब क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन दूंगा वो आप पहले से कर चुके होंगे। खैर ये क्वेश्चन कर लो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट? पोल ऑन कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। हर एक स्टेटमेंट को पढ़ो। ये क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली जेई में आ चुका है, बट ऑलमोस्ट 90% पार्ट बिल्कुल सेम था, और बहुत ही पुराना क्वेश्चन भी है। ये रिपीट क्वेश्चन हुआ था जेई मेंस में, व्हाट आई रिमेंबर 2016 में। सिक्सटीन और 17 में रिपीट हुआ है ये, 17 में शायद। अभी तक एक भी रिप्लाई नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। अभी तक लेकिन पोल नहीं है, शो कर रहा है क्या? Why not putting on poll? नहीं शो कर रहा है, मैं दोबारा लॉन्च कर रहा हूं। अभी देखो पोल लॉन्च हो रहा है। जस्ट चेक कि पोल शो हो रहा है कि नहीं।
जस्ट चेक कि पोल पे आंसर शो हो रहा है कि नहीं। अभी तक किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो आप चैट में आंसर डालो। डोंट नो व्हाई पोल इज नॉट शोइंग। मैंने पोल लॉन्च कर दिया वैसे तो। हमको तो शो किया है सर। तो अब आपने रिप्लाई आपका नहीं आया एक भी अभी तक। तो शो रहा है शुभांगी रिप्लाई। आई एम नॉट एबल टू। अच्छा ठीक है। ओके सो आई एम नॉट एबल टू सी। ठीक है आई डोंट नो व्हाई बट मैं 30 सेकंड का और टाइम देता हूं। देखते हैं क्या आपका आंसर आता है। आप चैट में डालो। बट आई एम नॉट एबल टू सी योर आंसर। मैं आपके आंसर को देख नहीं पा रहा हूं। सो प्लीज। चलो जल्दी से। हाँ सुरुचि ठीक है। शिवानी सी, सुरुचि बी, ऋतु बी, ठीक है। अभिनव बी, प्रत्यय देखते हैं प्रत्यय बी। एक एक पॉइंट की राशि सेइंग बी, अनिकेत बी। सो मेजॉरिटी पीपल सेइंग बी, मेजॉरिटी पीपल सेइंग इट्स बी। ठीक है मिली सेइंग बी। प्रत्युष बी ही होगा सर, बी ही होगा सर। देखते हैं। ठीक है मैं एक एक स्टेटमेंट के बारे में बात करूंगा। चलिए लेट्स सी, देखते हैं ना। ठीक है स्क्रीन शेयर किया हुआ है। अब देखो सबसे पहले एक एक करके एक एक स्टेटमेंट की बात करते हैं। ठीक है पहला है व्हीट स्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव इन ऑल द फोर रेजिस्टेंस ऑफ सेम ऑर्डर। ये तो पहला वाला जो ऑप्शन है इसको आप हमेशा याद रखिए। व्हीट स्टोन ब्रिज एक्टिव और सबसे अच्छे से तभी काम करता है जब इसके सारे रेजिस्टेंसेस जो कंपेरेबल हो। कंपेरेबल का मतलब कि ऐसा नहीं हो कि 1000 हो और दूसरा 10 हो। सारे रेजिस्टेंस जो होने चाहिए वो एक दूसरे के कंपेरेबल होने चाहिए। कंपेरेबल का मतलब कि अगर दूसरा देख 10 हो दूसरा 25 हो। तो पहला स्टेटमेंट मैंने आपको नहीं बताया था। ये पहला स्टेटमेंट इसके लिमिटेशन में आता है व्हीटस्टोन ब्रिज के, कि व्हीटस्टोन ब्रिज तभी अच्छे से वर्क करेगा, सेंसिटिवली वर्क करेगा जब सारे रेजिस्टेंसेस कंपेरेबल होंगे। पहला पॉइंट क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑफ सेम ऑर्डर का मतलब कंपेरेबल। दूसरा, in a balanced Wheatstone bridge, interchanging the position of galvanometer and cell affects the balance of Wheatstone bridge. मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं, आप बताना कि क्या हो रहा है। ठीक है इस एग्जांपल को देखना। ठीक है और उसके बाद इसका रिप्लाई करना। ठीक है सब लोगों ने बी कहा है। 10 ओम है, 6 ओम है, 5 ओम है, 3 ओम है। मुझे लगता है आप सब लोग जानते हो कि ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर अगर हम यहां पे बैटरी लगा दें, ठीक है हम यहां पे बैटरी लगा दें और यहां बैटरी लगाएंगे तो यहां क्या लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। क्लियर है सबको? क्लियर है कि 10 6 5 3 अगर इस तरह का अरेंजमेंट होगा तो एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। लेकिन लेकिन अगर आप लेकिन अगर आपने बैटरी लगा दिया कुछ यहां पे, ठीक है मैं सिंपल सी बात करूं, अगर आपने बैटरी लगा दिया कुछ यहां पे और गैल्वेनोमीटर लगा दिया कुछ यहां पे, क्लियर है? अगर ऐसी हालत हो जाए तो क्या होगा? ठीक है अब गैल्वेनोमीटर मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, गौर से देखो। इसके हिसाब से अगर आप बात करते हो तो ये दोनों अगर प्रोपोर्शनल हो गए तो करंट फ्लो नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करने के लिए इसके दोनों साइड वाले क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। गौर से देखो मैंने रिवर्स कर दिया सिचुएशन, मैंने रिवर्स कर दिया है और रिवर्स करने के बाद हालत कुछ ऐसी बन रही है कि 10 6 और 5 3 के बीच बैटरी लगा हुआ है। मैं इसको थोड़ा अलग डायग्राम बना देता हूं, देख लो एक बार। ठीक है मैं ऐसा डायग्राम बना देता हूं। ये 10 है, ये 5 ओम है। ठीक है ये आपका, ठीक है 10 है और 5 है, ये आपका 6 है और ये आपका 3 है। क्लियर है क्या? आपको क्या करना है, 10 5 के बीच से और
और ये आपको बैटरी बनाना है। गौर से देखो, क्या अभी भी प्रोपोर्शनल नहीं है क्या ये दोनों? क्या अभी भी प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन नहीं है क्या सब लोग? अगर अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस वही सेम हालत है, अभी भी प्रोपोर्शनल है, तो क्या बैलेंस नहीं है क्या? आप अभी भी बैलेंस्ड है। आपने गैल्वेनोमीटर की जगह आपने बैटरी और बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर रिप्लेस कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो अभी भी बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको आई समझ में? मेरा सिंपल सा पॉइंट है, इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझना जरूरी है। मेरा पॉइंट आज से याद रखना है कि इफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी आर इंटरचेंज्ड, नो इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, सिवाय कि पहले भी बैलेंस था और अभी भी क्या होगा? बैलेंस होगा। बैलेंस कंडीशन में बोल रहा हूं, अनबैलेंस कंडीशन में नहीं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या होता है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बिल्कुल सही है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंडेंट है और किरचॉफ सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। चौथा, रियोस्टैट पोटेंशियल डिवाइडर की तरह काम कभी नहीं कर सकता है। रियोस्टैट एक्चुअली में आपके पास कंट्रोल मैकेनिज्म है। रियोस्टैट की खासियत क्या होती है कि आप उसके रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। चेंज कर सकते हो मतलब कि आप रेजिस्टेंस को चेंज करके करंट को भी सर्किट में चेंज कर सकते हो। तो रियोस्टैट पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे कभी काम नहीं करेगा। क्या सबको क्लियर है? कौन सा ऑप्शन सही है? डी होगा क्या इसका? सब लोग, क्या इसका आंसर डी होगा क्या? और किसी को दिक्कत है इसमें? अनिकेत क्लियर है? रजिया, अनिकेत, शुभांगी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, अगर क्लियर है तो अपन आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, प्रत्यय क्लियर है? अनिकेत ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे। हर तरह का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है अगला क्वेश्चन ऐसा है जो कॉमन टाइप ही है थोड़ा सा। ये वाला क्वेश्चन ये आपने किया होगा क्वेश्चन। तो किसी का आवाज अनम्यूट है कोई? चलिए, हाँ, इस क्वेश्चन को मुझे लगता है कि आपके बहुत पहचान का क्वेश्चन दिखता होगा ये, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन दिख ही जाता है। ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं सीधे सीधे बात करूं, ये एक सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज है। मुझे लगता है इसमें एनर्जी वेस्ट करना कुछ नहीं बचेगा। एक सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज है। सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, मैं आपके अगर जगह रहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं नेमिंग करूंगा पॉइंट्स का। ठीक है, मैं आप लोग सब लोग ट्राई करते रहो, मैं नेमिंग करूंगा। इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज है, सॉल्व करना कुछ खास नहीं है इसमें। इसको थोड़ा फिगर को देख लीजिए आप लोग सब लोग। ठीक है, मैं सिंपल नाम दूंगा इसको। ये ए है तो ये भी क्या है? ए है। ये भी क्या है? ए है। ठीक है, इसको कुछ नाम दे देते हैं पी। ठीक है, इसको नाम देते हैं कुछ पी अगर, और इसको नाम दे दीजिए कुछ क्यू। ठीक है, और बी। चार तरह के पॉइंट्स हैं, ए पी क्यू बी। ठीक है, हमेशा एंड वाले पॉइंट्स को एंड में ही रखने देते हैं। एंड वाले पॉइंट्स को एंड में रहने देते हैं। ठीक है, और इसके बीच में दो पॉइंट्स हैं, एक है पी और दूसरा है क्यू। गौर से देखो, ए और पी के बीच एक रेजिस्टेंस लगा है। ए और पी के बीच एक रेजिस्टेंस लगा है। सही है, एक पी और बी के बीच में भी लगा हुआ है। मैं बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं ज्यादा, सब लोग देख सब लोग समझ लो। दूसरा, ये पी और क्यू है, मान लेते हैं ये क्यू है, तो एक पी और क्यू के बीच में भी लगा हुआ है। ठीक है, एक ए और क्यू के बीच में भी लगा हुआ है। ठीक है, और एक बी और क्यू के बीच में भी लगा है। ठीक है, वर्स्ट डायग्राम एवर। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ये क्या एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। बिल्कुल सही है, मुझे लगता है सॉल्व हो जाए, बट 2r/5 नहीं होना चाहिए।
आर प्लस आर सीरीज में आर होना चाहिए इसका आंसर। रुचिका एक बार आप देख लीजिए, रुचिका आंसर आर होगा। आर बाय 5 भी किसी ने कहा है। कुंदन आर बाय 5 नहीं होगा। कुंदन अब आर आर सीरीज में है, ऊपर वाला 2R हो जाएगा, नीचे भी 2R हो जाएगा। बिल्कुल सही अनिकेत, आर होगा। इसका आंसर क्या होगा? आर। देखो ना, ऊपर के दोनों आर है, आर प्लस आर कितना हो जाएगा? 2R। नीचे भी आर प्लस आर कितना हो जाएगा? 2R। और 2R पैरेलल में कितना हो जाएगा? आर। बिल्कुल क्लियर है शिवानी, आगे बढ़ते हैं अपन। बहुत व्हीटस्टोन ब्रिज जो क्वेश्चन कर लिए, मुझे लगता है अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज को हमें कुर्बान करना चाहिए। वी शुड मूव अहेड, लेट्स लीव। चलिए अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो, शुड वी मूव अहेड? सब लोग चैट में, शुड वी मूव अहेड, आगे बढ़े क्या? ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं अभी, मीटर ब्रिज की। 30 सेकंड का टाइम ले लो, किसी को कोई डाउट पूछना है चैट में डाल दो, उसके बाद हम लोग सीधे आगे मूव कर जाएंगे मीटर ब्रिज में। चलिए, एक क्वेश्चन आया है कि सर ये मीटर ब्रिज से अलग कैसे है व्हीटस्टोन ब्रिज? ठीक है, तुरंत बात करेंगे अभी कि मीटर ब्रिज होता क्या है और इससे अलग कैसे है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक और क्वेश्चन आया है कि सर व्हीटस्टोन ब्रिज का अनबैलेंस कंडीशन में क्वेश्चन आता है क्या? बिल्कुल आता है। मेरे लिए आपने क्वेश्चन पूछा था मेरे से व्हीटस्टोन ब्रिज के अनबैलेंस कंडीशन के बारे में, व्हीटस्टोन ब्रिज का अनबैलेंस कंडीशन के बारे में। ठीक है, देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हम लोग बात करने वाले हैं अपने सेकंड इंस्ट्रूमेंट की, वो है मीटर ब्रिज। इस मीटर ब्रिज के नाम में ही एक वर्ड है मीटर। ठीक है, एक मीटर मतलब क्या है कि ये 1 मीटर के वायर का यूज करके हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। तो सबसे पहला अगर आपसे कोई पूछता है ना कि मुझे ये बताओ कि ये पहले तो डिवाइस है क्या, व्हाट इज द मीटर ब्रिज? ठीक है, तो पहले डेफिनेशन बनता है। पहले मीटर ब्रिज का अगर डेफिनेशन को आपसे पूछता है तो डेफिनेशन लिखेंगे अपन, सिंपल, it is a device which measures unknown resistance, simple, या it is a device या it is a resistance measuring device। मतलब इसका काम सिर्फ और सिर्फ मीटर ब्रिज का क्या है? रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को भी मेजर करना। इट मेजर्स रेजिस्टेंस एज वेल एज रेजिस्टिविटी ऑफ अ डिवाइस। क्लियर है? तो इसका डिवाइस का डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है। अगली बात आती है कि आखिर ये डिवाइस है तो इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज प्रिंसिपल? किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है? तो ये बेस्ड है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे। यानी इसका जो प्रिंसिपल है अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, प्रिंसिपल जो है वो क्या है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। हम जानते हैं क्या होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर कोई इसका प्रिंसिपल पूछता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगला आता है इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्शन, देखते हैं इसका। ये क्या होता है? कुछ ब्लॉक्स में बने होते हैं, मेटालिक ब्लॉक्स में। ठीक है, ये एक्चुअली भी जो मेटालिक ब्लॉक्स हैं इसके अंदर से वायर्स पास कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर से वायर्स पास कर रहे होते हैं और इसमें 2 ओपन जंक्शंस होते हैं। 2 जंक्शंस होते हैं जहां पे आप कुछ रिपीट कर सकते हैं। प्रत्यय, आपको इसका डेफिनेशन चाहिए। प्रत्यय, इसका डेफिनेशन कुछ नहीं है, सिंपल, इट इज ए डिवाइस विच मेजर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस है। मैं नोट्स में लिख के और दे दूंगा डिटेल में
खैर, तो अपने पास ये एक डिवाइस है, ठीक है, जिसमें क्या है, ये डिफरेंट मेटल्स हैं इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, मेटल्स होते हैं, वो मेटलिक वायर्स होते हैं, क्लियर है। और यहाँ पे दो ओपन जंक्शंस है। ओपन जंक्शन में क्या होता है, तो एक जगह लगाते हैं हम लोग, ठीक है, वो है आर, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग नोन रेजिस्टेंस। ये क्या अपना नोन, नोन रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां पे पहले ब्लॉक को भर फिल कर देते हैं नॉन रेजिस्टेंस। दूसरा, दूसरा जंक्शन देखते हैं, थोड़ा सा इसको साफ साफ ही रखते हैं। दूसरा, दूसरा है एस, ठीक है, ये है अननोन रेजिस्टेंस। ये क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, इसी को हमें मेजर करना है, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि बीच में ही एक गैल्वेनोमीटर, एक वायर लेते हैं, उसमें गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और उसमें एक जॉकी लगा देते हैं। जॉकी समझते हो सब लोग? जॉकी का मतलब क्या होता है कि एक टेम्पररी कनेक्शन बनाना। फॉर एग्जांपल, मैं तार को दोनों को ना उसको स्टिच कर दूं तो वो क्या हो गया, एक परमानेंट कनेक्शन हो गया। और एक जॉकी, जॉकी को समझना है तो याद करो, गांव में कोई गांव में जाता है, या पटना में भी ऐसा, छपरा में भी ऐसा होता होगा, शहरों में लोग लाइट लाइट लेते हैं, कैसे, एक टोकन टाइप लगाते हैं, टोकन लगाते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि हम अपने वायर को कभी भी मूव करके दूसरे वायर पे लगा सकते हैं, तीसरे वायर पे लगा सकते हैं। तो एक्चुअली एक टेम्पररी कनेक्शन होता है। जॉकी का मतलब क्या है, एक टेम्पररी कनेक्शन, ठीक है। ये जॉकी एक सिंपल इस शेप का होता है और आराम से इसको आप वायर पे होल्ड ऑन कर सकते हो, क्लियर है। तो ये कनेक्ट जैसे ही करोगे ना, ठीक है, पहले होता था, अब कवर हो गया है, ठीक है, चलो प्रत्यय, कोई बात नहीं। सो हम जॉकी की बात करें, जॉकी एक डिवाइस है, जॉकी में टोकन नहीं सीधा होता है, और जॉकी एक डिवाइस की पेन की तरह हम लोग बना देते हैं कनेक्शन, जिसको हम आराम से इस वायर की तरफ पे मूव कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये एक नॉन रेजिस्टेंस हो गया, एक अननोन रेजिस्टेंस हो गया, और एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। और यहां पे हम लोग 1 मीटर का एक वायर लेते हैं, 1 मीटर का, ठीक है। ये वायर जनरली जो होता है वो कॉन्स्टेंटेनिन और मैग्नीन का बना होता है, ठीक है। एक मटेरियल होता है कॉन्स्टेंटेनिन एंड मैग्नीन, इसका रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है, ठीक है, इसीलिए, और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, इसीलिए हम लोग यहां पे यूज करते हैं कॉन्स्टेंटेनिन एंड मैग्नीन, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, वायर वायर जो होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंटेनिन एंड मैग्नीन वायर। एग्जाम में आ सकता है, कौन सा वायर यूज करते हैं हम लोग, 1 मीटर का हम वायर लेते हैं, 1 मीटर मतलब बोले तो 100 सेंटीमीटर का एक वायर लेते हैं, दोनों पॉइंट के बीच कनेक्ट कर देते हैं, क्लियर है, ठीक है। और ये आपका पूरा डिवाइस है, लेकिन डिवाइस बिना इलेक्ट्रिसिटी का तो काम करेगा नहीं। इस डिवाइस को, हाँ बिल्कुल एलॉय होता है, तो बिल्कुल इस डिवाइस को वर्क कराना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक बाहर से बैटरी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अपना बाहर से रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो। यही है आपका पूरा डिवाइस, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। पहले कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं, फिर ही बात करेंगे आगे। इसमें कंस्ट्रक्शन के अलावा कुछ है भी नहीं वैसे बहुत ज्यादा, ठीक है। क्या सबको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया है? क्लियर है शिवानी? ठीक है, कंस्ट्रक्शन में मैंने सिंपल कहा है, 2 रेजिस्टेंस ऊपर में, ठीक है, एक जॉकी, ठीक है, और क्या करते हैं, नीचे में बैटरी लगा दिया, बैटरी जो उसको ड्राइव करेगा। आखिर किसी भी डिवाइस को सिर्फ रेजिस्टेंस से थोड़ी चल सकता है, ठीक है। आदित्य, एक क्वेश्चन है आपका आदित्य कि सर बैटरी के साथ रेजिस्टेंस क्यों लगा है? देखो आदित्य, आप हमेशा कोशिश क्या करते हो कि बैटरी तो लगा रहे हो, लेकिन आप हमेशा चाहते हो कंट्रोल आपके पास रहे, तो कभी बैटरी से आपके पास कंट्रोल नहीं होता है, तो बेहतर होता है कि बैटरी के साथ एक रियोस्टेट भी लगा देते हैं, ठीक है। इससे आपके पास कंट्रोल होता है कितना करंट पास होने देना चाहते हो, क्लियर है क्या? अनिकेत आस्किंग दोनों आर सेम है, नहीं अनिकेत, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है, ये बिल्कुल अलग है, क्लियर है, बिल्कुल आदित्य, ठीक है। वेरिएबल है, हमारे कंट्रोल के लिए, क्लियर है। तो ऊपर का पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर के पार्ट में ही सब कुछ क्लियर हो रहा है कि कैसे कैसे हम लोग नोन अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। अब क्लियर है सबको ये बात? तो अब कंस्ट्रक्शन अगर हो गया तो अब अपन वर्किंग में बात करते हैं, ठीक है। वर्किंग क्या होता है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है।
हमें बैटरी ऑन कर दी, हम लोग करंट पास कर रहा है। ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर में भी कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा, गैल्वेनोमीटर में भी कुछ डिफ्लेक्शन हर वक्त क्या कर रहा होगा, शो कर रहा होगा। और अगर इस सर्किट को पूरा समझना चाहते हो, अगर इस सर्किट को अगर आप पूरा समझना चाहते हो, तो मैं बोर्ड पे बना रहा हूं ये एक्चुअल सर्किट कैसा है। तो ये एक्चुअल सर्किट, यहां पे क्या रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आर है, ठीक है। बीच में, यहां पे बीच में क्या लगा हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। इधर क्या लगा हुआ है, एक तीसरा रेजिस्टेंस एस लगा हुआ है। अब अगर बात करें हम लोग कि यहां पे ये वायर को कुल मिला के दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। एक पार्ट का जो लेंथ है मान लेते हैं एल है, तो कितना होगा इसका, रो एल बाई ये एल है मान लेते हैं। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर माइनस एल, 100 माइनस एल, क्लियर है क्या। 1 मीटर का अगर वायर है, अगर 1 मीटर का वायर है, तो इसका लेंथ अगर एल होगा तो इसका लेंथ कितना होगा, 100 माइनस एल। इस गैल्वेनोमीटर के इस साइड में लेंथ एल होगा, तो बचा कितना होगा, 100 माइनस एल, ठीक है। मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं इसको, इसकी जरूरत नहीं है, नीचे में बना रहा हूं मैं सिंपल सा कह रहा हूं कि अगर इसका लेंथ अगर एल होगा तो इसका कितना होगा, 100 माइनस एल। तो इसका रेजिस्टेंस अगर कितना होगा, रो एल बाई ए, तो इसका कितना होगा, रो 100 माइनस एल अपॉन ए, क्लियर है क्या। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है रो एल अपॉन ए, और एक रेजिस्टेंस कैसे लगा हुआ है, रो 100 माइनस एल अपॉन ए। इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछो, सब लोग, इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आखिर व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड ये कैसे है। हमने बोल दिया कि इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। मैं सिंपल से कह रहा हूं कि मीटर ब्रिज बैलेंस नहीं भी है, उस वक्त भी हालत क्या है, उस वक्त में ऊपर में एक आरएस लगा हुआ है, ठीक है, और बीच में गैल्वेनोमीटर है, सही, आरएस और बीच में गैल्वेनोमीटर, पर नीचे में भी एक गैल्वेनोमीटर एक वायर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक एल लेंथ के और एक 100 माइनस एल लेंथ के। तो एल लेंथ वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा, रो एल बाई ए, और बचे वाले का कितना होगा, रो 100 माइनस एल अपॉन ए। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, ठीक है। अगर दिक्कत नहीं है, अगर 1 सेकेंड प्रत्यय, बिल्कुल मैं प्रत्यय दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आप 2 मिनट का टाइम दो, मैं इसको पूरा बोर्ड पे दोबारा ही फेयर बना देता हूं। मैं इसको एक काम करता हूं, ठीक है, मैं सिंपल यहां पे आपको 2 फिगर बनाता हूं, कोशिश करता हूं आपको दोबारा पूरी तरह समझा दूं, ठीक है। तो अपना सबको दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है, ये जो मैं लिख रहा हूं सबको दिख रहा है, चलो बढ़िया। ठीक है, चलो अपने पास सिंपल समझ लेना कि एक वायर, सब वायर से कनेक्टेड होता है, सब वायर से कनेक्टेड होता है। इसके बीच हमने लगा रखा है आर, इसके बीच हमने लगा रखा है एस, ठीक है। ये एक वायर है, मेटेलिक वायर है, और बीच में गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और यहां बैटरी लगी हुई है। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर में कोई ना कोई करंट पास कर रहा है, हम मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर में कोई ना कोई करंट पास कर रहा है। तो करंट जब पास कर रहा है तो ये पार्ट यहां पे जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एल और 100 माइनस एल, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रो एल अपॉन ए, और इसका कितना होगा, रो 100 माइनस एल अपॉन ए, क्लियर है क्या। तो अगर मैं इसको बनाऊं, अगर मैं इसको बताऊं सिंपल ऐसा ऐसा लिख दूं, ये आर है और ये एस है, ठीक है। ये आपका रो एल अपॉन ए है, और ये कितना है आपका, रो 100 माइनस एल अपॉन ए है, और बीच में लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। क्या इसको व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं कह सकते हैं क्या हम लोग, खुद देखो, क्या इसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं कह सकते, बैलेंस है कि नहीं बाद में बात करेंगे। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, सब लोग। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है तो अपन देखते हैं, अगर मान लो इस जॉकी को मूव करेंगे उस वायर पे, अगर हम लोग वायर पे जॉकी को अगर मूव करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर का डिफ्लेक्शन चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगे, चेंज कर
आप एक्चुअली में इस बार आपके कंट्रोल में दोनों रेजिस्टेंस है, अगर एक चेंज करोगे तो दूसरा भी चेंज होगा ही होगा। तो हम गैल्वेनोमीटर में इसको मूव कराते हैं जॉकी को, और जॉकी को मूव कराते वक्त उस पॉइंट पे रुकते हैं जिस पॉइंट पे करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्लियर है क्या? इसको कहते हैं नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, और उस मीटर ब्रिज पे उस पॉइंट को भी कहेंगे हम लोग नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। क्लियर है क्या? नल डिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है? नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ऐसे पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट पे आपका जो करंट हो वो हमको गैल्वेनोमीटर के थ्रू वो क्या मिल जाए, जीरो। तो अगर वो हमें नल पॉइंट मिल रहा है उसका मतलब क्या है? नल पॉइंट का मतलब है कि ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्रिएट हो चुका है। ये क्या है? एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्रिएट हो चुका है। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या होता है? आर बाई एस इक्वल टू क्या लिखोगे? कितना हो गया? आर बाई एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? एल बाई 100 - एल। क्लियर है क्या? आर बाई एस इक्वल्स टू एल बाई 100 - एल। सबको समझ में आ रहा है क्या? क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है कि नल डिफ्लेक्शन पॉइंट जो होता है उस वक्त आपको गैल्वेनोमीटर पे कोई करंट नहीं मिलेगा, और वो कंडीशन होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आप आराम से निकाल सकते हो, लेंथ तो आपको पता ही है, आर पता ही है, एस निकाल लो सीधा सीधा। सबको क्लियर है क्या? से यस इफ अंडरस्टूड। और समझ में आ गया तब एटलीस्ट यस तो बोलो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमें इस वीक में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज ही हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो खत्म करना है, और उसका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, थ्योरी सब आना चाहिए। एग्जाम में कोई भी चीज पूछ सकता है। डिफाइन कंस्ट्रक्शन, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज, डिस्क्राइब डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मीटर ब्रिज, ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो क्लियर है क्या? रजिया, कुंदन, संजना क्लियर है? तो चलो बढ़िया। तो ये बहुत हद तक ये सिंपल हो चुका है कि R बाई एस इक्वल्स टू एल बाई 100 - एल। ठीक है, मतलब जिस रेशियो में रेजिस्टेंस रहेगा उसी रेशियो में ये लेंथ भी डिवाइड होगा। क्लियर है? बिल्कुल पूछ सकता है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्यों ना इस पे थोड़ा सा इस पे और थ्योरी समझ लेते हैं। पहली थ्योरी, इसका लिमिटेशन। याद रखिएगा ये हमेशा कंपेरेबल रेजिस्टेंस में ही काम करता है, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज। खुद सोचो कि अगर 1000 ले लोगे और एक A1 ले लोगे, कंपेरेबल तो नहीं है दोनों, तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगा? जितना ज्यादा ये लेंथ होगा उतना ही ज्यादा ये भी लेंथ होगा, जितना ज्यादा ये रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा ये लेंथ होगा। सिंपल प्रोपोर्शनल है। तो सिंपल सी बात कह सकते हो कि अगर आप 1000 ले लोगे तो गैल्वेनोमीटर कम कहां चला जाएगा? ये जॉकी कहां पे मिलेगा अपने को? जीरो पे। ठीक है, तो इससे एरर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्लियर है? तो कोशिश करते हैं हमेशा कि हम लोग कंपेरेबल रेजिस्टेंस ही मेजर करें। सो मीटर ब्रिज हैव हायर सेंसिटिविटी इन केस ऑफ कंपेरेबल रेजिस्टेंस। जैसे ही रेजिस्टेंस कंपेरेबल नहीं होगा वैसे ही सेंसिटिविटी लूज कर जाएगा। ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज आपको 1000 ओम देकर के 1 ओम नहीं निकाल सकते हो आप उससे। ठीक है, 500 दिया हुआ है तो 250 निकाल सकते हो, कंपेरेबल होना चाहिए। खैर, चलिए यहां तक क्लियर है सबको? मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज अगर क्लियर है तो अपन कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग। हाँ, एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। एरर 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 क्यों होगा? खुद सोचो ना। आप खुद जानते हो लेंथ में एरर होता है। ठीक है, लेंथ मेजर करने में एरर होगा। इतना छोटा अगर लेंथ ही लोगे तो इसमें एरर का परसेंटेज कितना हाई हो जाएगा? ठीक है, एरर का परसेंटेज बहुत ही हाई हो जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए हम लोग कहते हैं परसेंटेज एरर बहुत हाई होता है, इसीलिए ये प्रेफरेबल डिवाइस नहीं है हाई रेस हाई इनकंपेरेबल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। ठीक है, क्या, चलो लेट्स शेयर सम क्वेश्चंस। ये एकदम ना मीटर ब्रिज टाइप तो नहीं है, पर हाँ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लॉजिक वही है। चलो ट्राई करो सब लोग। एकदम सिंपल लॉजिक लगाना है, ज्यादा नहीं दिमाग लगाइए कि मीटर है कि नहीं है, 1 मीटर है कि नहीं, इस पे दिमाग मत लगाइए। क्वेश्चन एक मीटर ब्रिज टाइप का डिवाइस है,
कितना आ रहा है आंसर? मुझे लगता है बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए इसका। हाँ बिल्कुल सही है, शुभांगी बिल्कुल सही है। अनिकेत गलत है, अनिकेत गड़बड़ है, या तो गलत लिख दियो। बिल्कुल सही है प्रत्युष, ऋतु बिल्कुल सही है, आदित्य मोहन बिल्कुल सही है। एकदम सिंपल, R1 by R2 इक्वल्स टू L1 by L2। सिंपल। लेंथ मत देखो कि 1 मीटर का है कि नहीं है। अनिकेत जो आपने गलती किया है, आपने उसको 1 मीटर का वायर लिया, बट क्वेश्चन में 1 मीटर का वायर दिया है क्या? बिल्कुल लिखिएगा, सही है। अनिकेत फिर से गलत है। ओके चलो जल्दी। रुचिका 12/5 ना ना, गिव मी जस्ट 30 seconds। शिवानी 3.4। चलिए मैं सॉल्व करूंगा अब तो, ठीक है। निकिता 4.2, अनिकेत 4। वही क्वेश्चन कर रहे हो ना? देखो क्या है, ऊपर में रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ है? आई थिंक इट्स 10, ठीक है। आई थिंक इट्स 6, सॉरी 6 एंड इट्स अननोन। और ये कितना है, लेंथ कितना है? दैट्स 50, सॉरी 30 और 20। याद रखिए 50 सेंटीमीटर का वायर है। मीटर ब्रिज है जरूर है, पर 50 सेंटीमीटर का ये वायर है। क्लियर है? तो देखते हैं, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 6/r इज इक्वल टू 30/20। तो कैंसिल हो गया, r कितना हो जाएगा? r इक्वल्स टू 4 ओम। बिल्कुल सही है। चलो 4 ओम, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा नहीं क्वेश्चन करेंगे, पर एटलीस्ट समथिंग 4-5 टाइप तो कर ही लेगा कम से कम। ये जल्दी बताओ ना, ये जेई का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ये आईआईटी जेई का आया हुआ क्वेश्चन है 2007 का। देखते हैं कितने लोगों से बनता है, और जल्दी, बिना टाइम बर्बाद किए हुए। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, 1-2 क्वेश्चन मीटर ब्रिज का कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ, मीटर कुछ नहीं दिया है तो 100 सेंटीमीटर लेंथ है। मैं पोल लॉन्च कर देता हूं, पता नहीं लॉन्च नहीं हो रहा आज। टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, मीटर ब्रिज तक ही जाएंगे आज। चलो हाँ, आंसर आ रहे हैं आपके, शो हो रहे हैं मेरे पास। ग्रेट, मेजॉरिटी लोगों का आंसर जो आ रहा है वो बी आ रहा है अभी तक, बट स्टिल आप अपने हिसाब से सॉल्व करें, डजंट मीन कि वो सही हो। जस्ट लाइक कि आप सिंपल R1/R2 इक्वल्स डिवाइडेड इक्वल्स टू L1/L2 लगाएं। मीटर ब्रिज का क्वेश्चन आ गया, खुशी से पागल हो जाओ, एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। वो उसका एडवांस का क्वेश्चन भी इजी ही होगा। ग्रेट, वेरी गुड रिस्पॉन्स, बहुत बढ़िया। एवरीवन गोइंग इन सेम डायरेक्शन। बहुत सिंपल है, 55/r इक्वल्स टू 55/r इक्वल्स टू 20/80। ये 4 हो जाएगा,
R इक्वल्स टू हो जाएगा 220 ओम। बिल्कुल क्लियर है। जेई का क्वेश्चन था 2007-8 का, ये बीच का 7-8 या कहूंगा 8-9 कहूंगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपन। आपका रिस्पांस भी शेयर कर देता हूं। मेजॉरिटी लोगों ने जो आंसर दिया है वो आंसर दिया है बी। मात्र 3 लोगों ने इधर उधर अलग आंसर दिया है। क्लियर है। सबको समझ में आ गया क्या? चैट सबको आ गया समझ में? शुड वी एंड विद वन लास्ट क्वेश्चन? बिल्कुल बी सही था। बी बिल्कुल सही है। बी इज द करेक्ट आंसर, 220 ओम। किसी को डाउट है या अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं? एक लास्ट क्वेश्चन आज करते हैं मीटर ब्रिज पे। ये तो एक और घटिया क्वेश्चन आ गया, चलो कर ही लो जल्दी से, चलो जल्दी। One last question of the day. वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत जस्टिफाइड नहीं है। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये, लेकिन इसको और अच्छा बनाया जा सकता था ऑप्शंस के थ्रू। मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है। This is the last question of the day. वैसे जो क्वेश्चन बचे रह गए हैं वो भी आज शेयर कर दूंगा मैं। बहुत अच्छा, 6 आंसर आया मेरे पास, 7 आंसर, और सबका आंसर सेम आया है 8, 12। ग्रेट। 12 लोगों ने सेम आंसर दिया है, दैट्स टेरिफिक। लॉजिक ही नहीं है कुछ, बस R1/R2 L1 इक्वल्स टू L1/L2 L2। दिक्कत यह है कि इस क्वेश्चन में दम था, लेकिन एक्चुअल में आपको ना रेजिस्टेंस सबका दे दिया है अलग अलग, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अदरवाइज करंट निकालना होता तो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ता आपको, थोड़ा तो आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ता, सारे रेजिस्टेंस निकालने पड़ते, थोड़ा मेहनत पड़ता, लेकिन वो आपको करना ही नहीं पड़ रहा है यहां पे। तो बिल्कुल मैं कह रहा हूं क्वेश्चन ना, क्वेश्चन को 2-3 ऑप्शंस में 4 ओम होना चाहिए था बस, तब आपको समझ में आता, थोड़ा मेहनत करना पड़ता। चल ठीक है, ये भी नीट का ही आया हुआ क्वेश्चन है, शायद नीट का आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, नीट या पुराने वाला 2008-9 के बीच का ही है जो क्वेश्चन उठाया मैंने सारा। चलो, हैव अ नाइस डे। नाउ आई थिंक वी हैव डन। ये शीट मैं शेयर कर देता हूं, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको नहीं भी हुए हैं आज क्लास में। आई जस्ट होप कि आप कर लोगे उसको। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। आई जस्ट होप कि आप इसको घर में अटेम्प्ट करो। अगले दिन इससे शुरू करेंगे। शुभांगी सर, पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है? एक्चुअली पोटेंशियल डिवाइडर अगर देखोगे ना, तो ये जो मीटर ब्रिज वायर है ना, ये भी पोटेंशियल डिवाइडर है। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि ए और डी, ए सी के बीच कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। क्लियर है? अब ये ए और डी के बीच और डी और सी के बीच इसने क्या किया? पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया। क्लियर है? तो इसको भी पोटेंशियल डिवाइडर कह सकते हैं। पोटेंशियोमीटर सबसे बड़ा एग्जांपल है। पोटेंशियोमीटर को भी हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन कोई दम नहीं है इसमें, दे नहीं रहा हूं। ये घर पे करना, ट्राई करना, मैं आपको ना ये सेंड कर देता हूं। चलिए, हैव अ नाइस डे। और मैं आज प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्लास रखी है हमने, याद रखिएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में हम लोग बिल्कुल मोशन से शुरू कर रहे हैं। आज मेरा फोकस बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, आज सिंपल मोशन के क्वेश्चन कराने के होंगे, लेकिन हम पूरे मैकेनिक्स को एक साथ देखेंगे अब, क्योंकि हमारा फोकस अब सिर्फ उसमें सिर्फ और सिर्फ एडवांस और मेंस लेवल, नीट लेवल के क्वेश्चन करने का होगा। ऐसे क्वेश्चन, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में कभी ना कभी तो आए हैं, और लॉजिक, उनमें कुछ लॉजिक है। ठीक है, आज रिजल्ट भी आ जाएगा, रिजल्ट आ चुका है, आई एम नॉट सेंट जस्ट। ठीक है, चलो, ओके, हैव अ नाइस डे।